को विकास कितना हुआ है? देखो, इतना भी नहीं बोलेंगे जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 10 सालों में, इतना भी नहीं बोल सकते। लेकिन जो 20 सालों में नहीं हो पा रहा था तो वो 10 सालों में हो गया। समझ रहे हो जी? आप मुझे बता दीजिए, जब आपने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा से पहले आप कश्मीर क्यों नहीं गए थे? भारत जोड़ो यात्रा से पहले कश्मीर का नाम क्यों नहीं ले रहे थे? मैंने देखा है, जब भी घर से बाहर निकलता था ना, पाकिस्तान का झंडा बाहर दिखता था। अपने घर में अपने देश का तिरंगा नहीं रख सकते थे। हाँ, वो 38 रुपये लीटर था, और जब मनमोहन सिंह जी ने सरकार छोड़ी थी तो 69 रुपये लीटर था। तब आपका? मेरा नाम है सर परवेज़। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कश्मीर से। कश्मीर को लेकर इस चुनाव में हालांकि पिछले 5 सालों में बहुत चर्चा हुई है, खासकर धारा 370 हटने के बाद कितना माहौल में बदलाव आया है कश्मीर? देखो, धारा 370, जब भी मैं किसी न्यूज़ रिपोर्टर के पास जाता हूँ, सबसे पहला मुद्दा यही समझ आते हैं। ये पूरा देश जानता है दफ़ा 370 हमारे लिए था ही नहीं कुछ। दफ़ा 370 हमारे ऊपर राजनीति की जाती थी, दफ़ा 370 हमारे ऊपर पत्थरबाजी होती थी, दफ़ा 370 आतंकवादियों का सिस्टम था। एक आम नागरिक के लिए दफ़ा 370 कुछ भी नहीं था। मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ का शहरी हूँ। मैं जिस मुसीबतों से हम गुजरे वो मेरे हिसाब से दफ़ा 370 का फ़ायदा था। दफ़ा 370 वहाँ पे उस पर पॉलिटिशन होती थी, पॉलिटिक्स लोग उस पर पॉलिटिशन। और सबसे बड़ी चीज़ देखो, दफ़ा 370 था क्या? मरकज़ से कोई भी फंड आता हमारे पास नहीं पहुँचता था, वो स्टेट गवर्नमेंट। और सबसे बड़ी चीज़, प्रधानमंत्री भी हमारे कश्मीर को कुछ उखाड़ नहीं पा सकता था। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि वो था जो दफ़ा 370 था। देखो, अगर हम हिंदुस्तान, एक बात बताइए, इसी में आप ऐड कर दीजिएगा। 2019 के बाद पहला आम चुनाव हुआ है, क्या माहौल लग रहा है? मतलब किस पार्टी का ज़्यादा वहाँ पे? देखो, मैं आपको इस बात पे पूरा कश्मीर तो नहीं घूमा हूँ, लेकिन जानकारी तो रखते हैं। वहाँ पे जो कैंडिडेट हैं हमारे, इधर इसके उतरे हैं, इसके संगठन में, भाजपा के संगठन में अल्ताफ़ बुखारी मिनिस्टर रहा है इससे पहले। वो उसके फेवर में तो बड़ा, जम्मू में तो 2-3 सीट तो लाएगा ही भाजपा सरकार। तो सरकार तो पक्की है भाजपा सरकार की वहाँ पे। कांग्रेस या फिर विपक्ष का भी कहना है कि वहाँ पे माहौल सुधरा नहीं है कश्मीर में। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस, राहुल गांधी जी को मैं बोलना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी, आप मुझे बता दीजिए, जब आपने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा से पहले आप कश्मीर क्यों नहीं गए थे? भारत जोड़ो यात्रा से पहले कश्मीर का नाम क्यों नहीं ले रहे थे? भारत जोड़ो यात्रा से पहले कश्मीरी को, किसी कश्मीरी की आवाज़ आप उठाते थे? पार्लियामेंट में उठाते थे, किसी रोड पे उठाते थे, किसी स्टेज पे उठाते थे? नहीं उठा सकते थे। उनको पता था वहाँ पे आतंकवादियों का सिस्टम था। अब जब भाजपा सरकार ने वहाँ का आतंक ख़त्म किया, वहाँ की आतंकवादियों को नेस्त नाबूद किया, पाकिस्तान का तिरंगा वहाँ से बाहर फेंक के अपने देश का तिरंगा लहराया, तभी यहाँ से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके 12 बजे अपनी बहन के साथ बाइक पे घूम रहा था श्रीनगर में। अभी क्योंकि अब तो हो गया, 5 साल हो गया उस वाक़या को हुए हुए, विकास कैसा हुआ? क्योंकि पिछले अगर 70-75 साल को देखें और इन 5 सालों को, विकास कितना हुआ है? देखो, इतना भी नहीं बोलेंगे जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 10 सालों में, इतना भी नहीं बोल सकते। लेकिन जो 20 सालों में नहीं हो पा रहा था तो वो 10 सालों में हो गया। समझ रहे हो? 10 सालों में, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, जो इंसान घर से बाहर, हम बाहर नहीं निकल पाते थे। क्यों? घर से, मतलब हमें भी शौक़ था, जैसे दिल्ली आते थे, हमें भी शौक़ था अपने कश्मीर में कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाके कहीं पे बैठें, क्योंकि हमें ये पता था कि कल रात शाम को घर लौटे या न लौटे, इसलिए हम जाते ही नहीं थे। इससे बड़ी चीज़, और सबसे बड़ी एक चीज़, जो नरेंद्र मोदी ने हमें पहचान पत्र दिया हिंदुस्तान नागरिक होने की, हमारे पास कोई नागरिकता ही नहीं था। हमारे पास कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अभी भी ये कह रही है कि धारा 370 हम फिर से लागू कर देंगे। आम आवाम इसको कैसे देखें? देखो, 95% लोग आपको कश्मीर में मिलेंगे, उनको पता ही नहीं पहले दफ़ा 300, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन हम आजकल एजुकेटेड लोग हैं, ऐसे कोई अनपढ़ बैठे नहीं हैं कश्मीर में। और सबसे पहली चीज़, जब राजनीति ने हमारे ऊपर राजनीति खेली थी तो हमने उनसे अब राजनीति सीखी है। समझ रहे हो? हमको ये साफ जाहिर हो गया कि हमारे ऊपर धारा 370 एक ठप्पा लगा था, एक मिल्टन का ठप्पा लगा था। और सबसे बड़ी चीज़, हाँ, वहाँ पे अगर किसी डेवलपमेंट में 10 लाख लगाने थे, 80,000 से ज़्यादा नहीं लगते थे। समझ रहे हो मेरी बात? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाया गया। कैसे आप देखते हैं नरेंद्र मोदी के लीडरशिप को और कश्मीर को लेकर, क्योंकि आप कश्मीर के हैं? जो 40 साल हम जब कश्मीर में रहते थे, मेरी एज है 24 में मैं चल रहा हूँ। 24 सालों में मैंने देखा है, जब भी घर से बाहर निकलता था ना, पाकिस्तान का झंडा बाहर दिखता था।
अपने घर में अपने देश का तिरंगा नहीं रख सकते थे, अपने घर में किसी को नहीं बोल सकते थे कि मैं इंडियन हूँ। गोलियाँ मिलती थी उसके बदले, पत्थरबाजी मिल रही थी उसके बदले, PSA एक्ट लग रहे थे उसके बदले। क्या हम इस देश का हिस्सा नहीं थे? अगर हमें आज़ाद करवाया, अब नरेंद्र मोदी ने करा। मुझे एक बात बता दीजिए, जब 40 साल कांग्रेस वहाँ पे रही, जब एक प्रधानमंत्री में, आज के 10 साल पहले जो प्रधानमंत्री था, आज के प्रधानमंत्री में, उसमें ज़्यादा पावर थे कि इसमें? पावर तो सेम, इसमें प्रधानमंत्री में पावर सेम होते हैं। वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ना होते हुए भी जो वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया, जो हमने 40 साल किसी वहाँ पे अपनों ने नहीं, मुस्लिम होके नहीं करके दिखाया, वो गुजरात से उठ के नॉन मुस्लिम होके उसने हमें करके दिखाया और अपने सीने से लगा के एक हिंदुस्तानी नागरिक होने की पहचान पत्र दी। समझ रहे हो? कई सालों में जब तक धारा 370 रही, ये आया सामने कि जो गरीब लोग हैं, कश्मीर के गांव में रहते हैं, उन तक योजनाएं नहीं पहुंच रही थी। अब क्या है? देखो वहाँ पे एक चीज़ थी जो चीफ मिनिस्टर 2 करोड़ रुपया नहीं दे चीफ मिनिस्टर 2 करोड़ रुपया नहीं दे सकता था एक गाँव को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐसा सिस्टम वहाँ पे बनाया, एक सरपंच 2 करोड़ रुपए साल में देता है एक गांव को। समझ रहे हो? और ये आपको पूरा कश्मीर बताइए, मैं नहीं बता रहा हूँ। और जितने भी बेघर थे, हर किसी को घर मिला, शौचालय मिले, फंड्स मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप मिल रहे हैं बच्चों को। इससे बड़ी देखो, सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है मैंने बच्चा पैदा किया अब मोदी गवर्नमेंट उनको पाले। अरे मैंने पैदा किए, मुझे पालने हैं, लेकिन जो उसके काबिल थे उनको मिल गया, अपना हक जिसको मिलना था उसको मिल गया। अब मैं बच्चे पैदा करूं तो नरेंद्र मोदी के ऊपर डालूं, अब इनको रोज़गार दे दो, वो इधर चरस पिएंगे, सलोशन करेंगे, दारू पिएंगे, तो ये नरेंद्र मोदी के ऊपर थोड़ी है। जो बात है, जो एक घर को मिलना चाहिए था वो मिल गया। और जो हमने 70 सालों में हम भूल चुके थे कि हम भी किसी देश के साथ हैं, वो देश की नागरिकता मिल गई। दूसरी ओर राहुल गांधी जब चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं खुलेआम कि हम 1 लाख रुपया महिलाओं को देंगे, बेरोजगारों को देंगे। तो इसको कैसे कश्मीर के युवा कल से मैं सुन रहा हूँ ये बातें यहाँ पे, मैं 1 लाख रुपया दे दूंगा, वो करो। मेरी बात बताइए, राहुल गांधी के लिए एक प्रोपेगेंडा था कश्मीर में, वो था दफ़ा 370, क्योंकि उसको पता था मेरी रोजी रोटी यही है, मेरा वोट बैंक यही है। वो तो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो जानता है, उसने थोड़ा सा पढ़ा है, वो बिज़नेस के काबिल है, बाकी किसी के काबिल नहीं है। मेरी बात सुनो, उसको ये पता है कि दफ़ा 370 हटा है, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया देखता होगा, वो भी गूगल सर्च करता होगा, वो भी कानून जानता होगा। उसको ये पता है वो तो वहाँ से हट गया। उसको ये भी पता है आतंकवादियों का नाश हो गया। उसको ये भी पता है पत्थरबाजी बंद हो गई। उसको ये भी पता है कि कश्मीरियों की जानें बच रही हैं। उसको ये भी पता है कश्मीर डेवलप हो रहा है। लेकिन अब वो इस पे खेल रहा है कि अब मैं 1-1 लाख, मुझे बताइए, एक बात बता दीजिए मुझे, 1-1 लाख रुपया कैसे दे देंगे? मुझे ज़रा बता दीजिए, आप बता दीजिए, पत्रकार होके मुझे बता दीजिए कैसे देंगे। अरे इससे कश्मीर के युवाओं का भला हो। मेरी बात सुनो, 1 लाख रुपए की आप जो बात कर रहे हैं ना, आज नरेंद्र मोदी जो गवर्नमेंट चला रहे थे ना इन 10 सालों में, 1 लाख से ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था एक घर को। अब राहुल गांधी ने वही स्कीम देख के वो तोड़ मोड़ करके बोल रहा है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उसका शार्ट फार्मूला है, उसको मतलब राजनीति उसको पता ही नहीं कैसी है। राजनीति के लिए खोपड़ी चाहिए, वो है नरेंद्र मोदी। देश को चलाने वाला एक इंसान चाहिए, देश को बर्बाद करने वाले हमें नहीं चाहिए। मेरी बात सुनिए, कुर्सी के कीड़े कुर्सी को खा जाते हैं, ये लकड़ के कीड़े लकड़ को खा जाते हैं, कुर्सी के कीड़े पूरे देश को खा जाते हैं। वो है कांग्रेस सरकार, जिसने पूरा देश बर्बाद करके रखा था 40 साल 70 सालों में। समझ रहे हो? मैं अपनी कश्मीर की बात करूँ ना, जैसे कश्मीर में हम बर्बाद, आज अगर मैं यहाँ नहीं होता ना, अगर 2014 से पहले वहाँ पे भाजपा सरकार होती या कोई गवर्नर राज होता, आज आपको मैं चांदनी चौक में नहीं दिखता, मैं एक IAS अफसर होता वहाँ पे। लेकिन वो अगर देन है तो कांग्रेस सरकार की देन है, जिसने हमें, क्योंकि हम पढ़ते भी नहीं थे, हमें ये पढ़ाई नहीं मिल रही थी, हमें ये पता था घर से बाहर निकलेंगे हम, मतलब मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपने नरेंद्र मोदी जैसा इंसान देश में बेचा है, जिसने कश्मीरियों को आज़ाद किया है। ये मैं अब बड़क से बोल रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं ये कश्मीर के हैं और मुस्लिम है? क्योंकि माना जाता है कि नरेंद्र मोदी को मुस्लिम के खिलाफ दिखाया जाता है हमेशा, जबकि ये उनकी तारीफ ये राजनीति आप लोग करते हो। सर मैं एक बात बताऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी मुस्लिमों के खिलाफ हैं या सारे मुस्लिम नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। यहाँ पर विचारों का वो है, ऐसे बहुत से हिंदू भी हैं जो मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, और ऐसे बहुत से मुस्लिम भी हैं जो नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। देखो नरेंद्र मोदी ऐसा है, एक वाहिद एक ऐसा शख्सियत है पूरे हिंदुस्तान में जिसने ना मुस्लिम के लिए किया, ना हिंदू के लिए किया, ना सिख के लिए, ना ईसाई के लिए। अगर उसने किया तो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं किया।
आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी है तो राम मंदिर बना, नरेंद्र मोदी है तो सब एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने वाली बन रही है, नरेंद्र मोदी है तो कश्मीर को आज़ाद करने वाला है, नरेंद्र मोदी है तो कश्मीर से पाकिस्तान का झंडा बाहर फेंकने वाला है, नरेंद्र मोदी है तो कश्मीरियों की जान बच रही है, समझ रहे हो। इन्होंने इतना गिना है, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बनारस में नरेंद्र मोदी हार रहे हैं। सर इस बार नरेंद्र मोदी जी कम से कम 10 लाख वोट से जीतेंगे बनारस से, ऐतिहासिक जीत होने क्यों वाली कह रहे हैं? सर विपक्षी हैं। आप एक बात समझिए, अब हम दो प्रतिद्वंदी हैं तो मैं अपने प्रतिद्वंदी की तारीफ तो नहीं करूंगा, ना मेरा प्रतिद्वंदी मेरी तारीफ करेगा। अगर दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगेंगे तो द्वंद्व किस बात का होगा। तो वो प्रतिद्वंदी हैं, वो उनके अगेंस्ट खड़े हैं तो बयानबाजियां कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर वो भी जानते हैं कि दोनों जो लौंडे हैं, एक सोनिया जी का लौंडा, एक मुलायम जी का लौंडा, दोनों फेल हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी आप देख लीजिएगा, और नरेंद्र मोदी जी तो इस बार रिकॉर्ड बहुमत से जीतने वाले हैं, ये आप लिख कर लेना, कम से कम 10 लाख वोट से बनारस की जनता उनको वो उपहार देने वाली है। मेरी एक बात बताइए ना, मैं बार बार एक प्रश्न पूछता हूँ, जब अटल जी ने सरकार छोड़ी थी तब पेट्रोल जो था वो 38 रुपये लीटर था, और जब मनमोहन सिंह जी ने सरकार छोड़ी थी तो 69 रुपये लीटर था। तब महंगाई नहीं बढ़ी थी क्या? सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा नजर आता है। जब आप 10 साल पीछे से कंपेयर करोगे ना अपने आप को, तो आपको आज के उसमें फ़र्क नज़र आएगा ही आएगा। आप एक तरफ कहते हो कि किसानों को वो मिलना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हो महंगाई हो गई है। अरे आप तब सोचो ना, जिन किसानों के लिए ये कह रहे थे, आपको याद होगा क्या नाम है उसका, टिकैत का, राकेश टिकैत, वो तो कह रहा था हमें 1 तोले सोने के बराबर में गेहूं का दाम मिलना चाहिए, 1 कुंटल गेहूं का। तो जिस दिन अगर इनकी वाली हो जाएगी और 62,000, आज 72,000 रुपये है, 72,000 रुपये क्विंटल अगर गेहूं हो जाएगा तो क्या रेट चला जाएगा। ये लोग सगुफे छोड़ते हैं, बयानबाजियां करते हैं, धरातल पर कोई वो नहीं करते। और आज की जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब चीज़ें देखती है। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने दिल्ली के अंदर में सांठगांठ करी, 23 मई तक दिल्ली के अंदर में चुनाव प्रचार थे, दोनों एक दूसरे से गलबैया करके घूम रहे थे, तोरे बिना जिया नहीं जाए मोरे राजा, ठीक है। पंजाब के अंदर में एक दूसरे को आंखें तरेर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं। भगवंत मान से पूछा गया, पत्रकार ने पूछा कि क्या आप कह सकते हैं कांग्रेस ईमानदार है, राहुल गांधी ईमानदार है? कहते हैं ऐसे कैसे कह दूंगा, हम उनको तो भ्रष्ट बताकर सरकार में आए हैं, समझ रहे हो। एक दूसरे को वहाँ पर दिल्ली के अंदर में शराब घोटाले के अंदर में कंप्लेंट करने वाले कांग्रेसी थे। तो इनका तो जो गठबंधन भी है ना, वो गठबंधन नहीं ठगबंधन है, ये आपस में भी एक दूसरे से मिले हुए नहीं है। और आप 4 तारीख के बाद देख लेना, जैसे जैसे सीटें बढ़ती जाएंगी भाजपा की, वैसे वैसे विपक्षी एक दूसरे को गरियाना शुरू करेंगे। ईवीएम को द्वेष देना अभी से शुरू हो चुका है इनका, और जैसे जैसे उधर सीटों का आंकड़ा बढ़ रहा होगा एनडीए का, और इधर विपक्षी एक दूसरे को धीरे 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 कि इसकी वजह से हारे, उसकी वजह से हारे, उसकी वजह से हारे, यही होने वाला और कुछ नहीं होने वाला। आप नोट कर लीजिएगा मेरी बात। तो क्या लग रहा है, मतलब अभी भी, क्योंकि राहुल गांधी तो लगातार एक तारीख को तो वो बैठक बुला रहे हैं इंडी ब्लॉक की। सर उसमें ममता बनर्जी जी नहीं आ रही हैं, ये तो पता होगा आपको। इनका जो गठबंधन था, नीतीश कुमार ने इन सबको एक किया, फिर वो नीतीश कुमार छोड़कर चले गए, ठीक है। बंगाल में भाई साहब ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करी, बंगाल गए, बंगाल में गठबंधन टूट गया, बंगाल में भी इनका गठबंधन नहीं है। बिहार में भी इनका पूर्ण रूप से गठबंधन नहीं है, शर्तिया सीटों पर कुछ पे हो गया, नहीं तो अलग ही है। इनके अपने ही नेता पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन करी थी पूर्णिया से टिकट के लिए, फिर देखा था कैसे रो रहे थे, किस तरीके से रो रहे थे, तो इनका वहां पर भी टूट गया। उत्तर प्रदेश में भी सबने हाल देखा था, 1-2 मीटिंग में तो अखिलेश आए भी। तो ये जा रहा है कि मंत्रिमंडल तय हो चुका है विपक्ष का। सर करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, मैंने बोला ना, मुंगेरी लाल के सपने हैं, कोई भी देख सकता है, देश आज़ाद है, आप आज़ाद भारत में पैदा हुए हो, आप कुछ भी संवैधानिक मर्यादा में रहकर कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये डिस्क्लेमर मैंने इसलिए दिया क्योंकि कुछ लोग इसको भी गलत समझते हैं कि हमें तो कुछ भी बोलने की आज़ादी है, और फिर भौंकने लग जाते हैं। भौंका नहीं जाता है, मर्यादा में रहकर आप कुछ भी सोचिए और कुछ भी बोलिए, मर्यादा में रहकर तो आप बोल सकते हो। आप